स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 26 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ना पहुंचे तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जल एवं खनिजों का अवशोषण। तो हमारी जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, इनको खनिज यानी कि जो मिनरल होते हैं ना, इनको सोखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा हमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी मदद से मिलती है। ऑक्सीजन ना मिलने से क्या होता है, जड़ें जो हैं वो सांस नहीं ले पाती और हमारी जो एनर्जी है वो बनना बंद हो जाती है। ठीक है, अब हमारी अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी और जो खनिज है वो नहीं ले पाएंगी, है ना। अब इससे क्या होगा, जो हमारा पौधा है उसको खनिज नहीं मिल पाएंगे तो वो क्या होगा, सूखने लग जाएगा। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों तो ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ये क्या होता है, इसके अंदर में जब हमारी जो कोई भी हमारी जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब उस प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यानी कि जो जो भी मान लो उसको बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपना लाभ बनाए रखने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज वो बना रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो ये क्यों होता है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी डिफरेंट कारण से बढ़ती है। जैसे कि हमारा मान लो कोई कच्चा माल है यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, तो अगर मान लो उसकी प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। और अगर मान लो या फिर जो मजदूरी के दाम बढ़ गए हैं, जो भी हमारे वेजेस थे वो बढ़ गए हैं, तो भी हमारा ये महंगा हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो फ्यूल या एनर्जी है अगर वो भी महंगी हो गई है, या फिर टैक्स है हमारे वो भी अगर ज़्यादा लग रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो महंगी हो रही हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका। जैसे मान लो पेट्रोल और डीजल है, अगर इसके जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो गए, तो इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। इससे जो फाइनल रिजल्ट ये होगा कि जो भी हमारी वस्तु हैं उनके दाम भी जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का एग्जाम्पल है यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक किसान ने ऐसी फसल उगाई जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है और ये शुष्क क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है, तो इनमें से कौन सी वो फसल है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। तो बाजरा जो है ये कम वर्षा यानी कि हमारी जो 25 से जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा है ना, तो मात्र इतनी वर्षा के अंदर में ही जो है ये सफलतापूर्वक उग जाता है। ठीक है, ये हमारे जितने भी शुष्क या फिर जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं ये उसमें उगाया जाता है, क्योंकि इसे कम पानी और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कुकीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट पर उपयोगकर्ता की जानकारी या प्राथमिकता संग्रहित करने के लिए। कुकीज़ क्या होती है? ये छोटी छोटी टेक्स्ट की जो है फाइल्स होती हैं जो किसी वेबसाइट के द्वारा आपके जो ब्राउज़र है उसमें सेव कर दी जाती हैं। ठीक है, इनका जो मेन पर्पज़ है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन और जो उसकी प्रेफरेंस है उसको याद रखने का होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम कभी भी अपना पासवर्ड किसी वेबसाइट पे डालते हैं, जैसे गूगल में एंट्री करते हैं, तो वो पूछता है ना हमसे, एक स्मॉल सा टिक देता है कि रिमेंबर मी का ऑप्शन आता है ना। अगर मान लो उस टिक को हम मतलब ओके कर दें, तो अगली बार जब हम उसको लॉगिन करते हैं तो हमसे वो पासवर्ड नहीं मांगता, डायरेक्ट हमें लॉगिन कर देता है। तो ये भी एक तरीके की कुकी की वजह से ही होता है हमारा। यदि किसी क्षेत्र में बॉक्साइट के विशाल भंडार हों तो वहाँ किस उद्योग के विकसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम उद्योग। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम बनाने का जो है ओर है। ठीक है, आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है इससे हम लोग एल्यूमिना निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जो हमारा एल्यूमिनियम है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्साइट है ये भारत के अंदर में जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलता है। यदि किसी सांसद को ये लगता है कि मंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है तो वह विषय किस संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि हमारा जो प्रिविलेज मोशन है ये कब लगता है? जैसे मान लो किसी एमपी को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने संसद के अंदर में गलत जानकारी दी है, तो क्या करेगा, वो अपने इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को ला सकता है। ठीक है,
जैसे मान लो कोई मंत्री है, वो बोलता है कि हमने जो है सभी 100% गाँवों को जो है बिजली पहुंचा दी है, ठीक है। लेकिन बाद में किसी रिपोर्ट या फिर किसी दस्तावेज से ये पता चले कि ये जो उसने बात बोली है वो झूठी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसे केस के अंदर में विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन जो है वो लाया जा सकता है। यदि किसी नदी घाटी परियोजना से सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण तीनों लाभ प्राप्त हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये क्या होता है? जब भी किसी नदी घाटी परियोजना को एक साथ कई हमारे जो उद्देश्य हैं, जैसे कि सिंचाई या फिर जो हमारा जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और पर्यटन को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, तो हमारी बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारी दामोदर घाटी परियोजना या फिर हमारी भाखड़ा नागल परियोजना। औपनिवेशिक काल में दक्कन दंगे मुख्यतः किस वर्ग की आर्थिक कठिनाई से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृषक। तो किसान जो थे ये सूखे, भारी लगान, कर्ज और साहूकारों के जो शोषण है इससे परेशान थे। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते थे तो साहूकार क्या करते थे? उनकी जो भूमि है उसको जब्त करने लग गए थे, ठीक है। इसके विरोध में किसानों ने वर्ष 1875 के अंदर में जो महाराष्ट्र का जो दक्कन क्षेत्र है इसमें विरोध किए थे। यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर दे और दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति के समाधान के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त बैठक। तो हमारे आर्टिकल 108 के तहत जो है संसद के जो दोनों सदन है इनकी जो संयुक्त बैठक है ये बुलाई जा सकती है। इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? ये हमारे लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है। ये केवल हमारे जो ऑर्डिनरी और जो मनी बिल है इसके लिए बुलाई जा सकती है, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ किसके लिए याद रखना आपको? ऑर्डिनरी बिल या फिर मनी बिल के अंदर जो कोई मतभेद है तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाया। यह कानून किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये वर्ष 1878 के अंदर में लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो है पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो देशी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर कड़ा नियंत्रण लगाना था और जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उनकी जो आलोचना होती थी ना उनको रोकना था, ठीक है। इस एक्ट को जो है गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था क्योंकि ये भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला था। आपसे पूछा जाए कि इस एक्ट पर रोक किसने लगाई थी तो वर्ष 1881 के अंदर में लॉर्ड रिपन ने जो है इसे रद्द कर दिया था। तो आपको दोनों याद रखने हैं, लगाया किसने था? लॉर्ड लिट्टन ने, और इसे हटाया किसने था? लॉर्ड रिपन ने। एक यात्री भारत के ऐसे दर्रे से होकर गुजरता है जो भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है, तो वो कौन सा दर्रा हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाथुला। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम के अंदर में है और ये जो है भारत और तिब्बत के बीच में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए पालघाट दर्रा, तो ये जो है केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है, और भोरघाट जो है ये हमारा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा हमारा जो थाल घाट है ये भी हमारा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। छऊ नृत्य का कौन सा रूप मुखौटों के उपयोग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वैसे ऑप्शन नंबर सी, पुरुलिया। वैसे ऑप्शन नंबर ए जो है सरायकेला, इसके अंदर में जो है मुखौटे यूज़ होते हैं, लेकिन जो मुखौटे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुरुलिया है इसमें हम उत्तर इसको सही मानेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, क्योंकि ये अपने विशाल और जो रंग बिरंगे मास्क हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। FSSAI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ है ना इनके जो मानक है वो तय करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली के अंदर में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वर्ष 2006 के द्वारा हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जे सीरीज का पार्ट 26 देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।